ये हाथ मिलाकर चलते थे। आजकल ये हाथ से हाथ जोड़ते घूम रहे हैं, ये उस समय हाथ मिलाकर चलते थे भ्रष्टाचारियों से। जो भ्रष्टाचार करता हुआ सामने आएगा वो ठोका जाएगा। आप बड़े अच्छे कथावाचक हो, मैं आपको नमन करता हूँ, लेकिन कथा ना करो, सच्चाई पे आ जाओ। भारत माता की जय वो नारा है जिससे इनको दर्द होता है, वंदे मातरम से इनको दर्द होता है। नमस्कार, ITV 24 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कंवरपाल। आज हम एक खास कार्यक्रम आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हमारे साथ दो मेहमान हैं और आज हम बात करने वाले हैं एजेंडा 2024 विधानसभा चुनाव हरियाणा पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक जो हमारे साथ मेहमान कांग्रेस से हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि 2024 में किन मुद्दों को लेकर वह विधानसभा चुनाव के लिए जनता के बीच जाएंगे। दूसरे जो मेहमान हैं भाजपा से, उनसे आज हम बात करेंगे कि क्या विकास कार्य उन्होंने अभी तक करवा दिए हैं जिनको लेकर वह जनता के बीच जाएंगे और जनता से दोबारा वोट की अपील करेंगे। तो आइए मिलते हैं हमारे मेहमानों से। तो नमस्कार वीरेंद्र जी। जी नमस्ते कंवरपाल जी, आपको भी नमस्ते, राम राम। और आपके जो सुनने वाले देखने वाले मित्र हैं उन सबको भी प्रणाम। और साथ में सरदार त्रिलोचन सिंह जी मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं इस अनुरोध के साथ कि तनिक मुस्कुराइए, क्योंकि ये वही ना, ये आपके वाली टिपिकल मुस्कान ये चाहिए चेहरे पे हमेशा। जी जी सिंह तो साहब। मैं सरदार त्रिलोचन सिंह जी का परिचय करवा देता हूँ जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं। सरदार त्रिलोचन सिंह संयोजक हैं कांग्रेस जिला के, करनाल कांग्रेस जिला के संयोजक हैं और इन्होंने जो 2019 चुनाव विधानसभा चुनाव हुआ था, चुनाव लड़ा था हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था और अच्छे मत भी प्राप्त किए थे। तो मेरे साथ दो मेहमान हमारे हैं। तो आज का जो एजेंडा है वो है 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं। सबसे पहले लोकसभा के चुनाव होंगे जो आम चुनाव पूरे देश के लिए होते हैं, और दूसरा विधानसभा चुनाव भी जो हरियाणा के होते हैं वो 2024 में ही होंगे, जिसमें कि आज हम बात करेंगे तो वो खास बात करेंगे सिर्फ हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेके। तो वीरेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं ऐसे बयान आते हैं कि जो भाजपा है कहीं ना कहीं कामों में कहीं ना कहीं कमी रहती है, और जो मुद्दा लेकर आए थे विकास का मुद्दा, अभी तक वो विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है। ऐसे बयान अक्सर सुनने में आते हैं। आप भी प्रवक्ता हो, ऑनलाइन रहते हो, सभी चैनलों को देखते हो, तो ऐसे बयान रहते हैं। तो इस पे आप सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा कि क्या कहना चाहेंगे। देखिए कंवरपाल जी, अगर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सरदार त्रिलोचन सिंह जी, ये अगर सच्चाई को स्वीकार करने लग जाएं, ये मानने लग जाएं चैनल पर बैठकर या पब्लिक में कि भाई मनोहर जी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने अच्छे काम किए हैं, तो इनके लिए राजनीति में करने को कुछ बचेगा नहीं फिर। तो इनसे या कांग्रेस के नेताओं से हम ये उम्मीद नहीं करते कि ये हमें कोई प्रमाण पत्र जारी करेंगे। और उसका कारण ये है कि हरियाणा का विपक्ष समेत उसके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वे सच्चाई से आंख मूंद कर झूठ पर आधारित राजनीति करते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया के सामने, प्रेस के सामने ये कहा कि जिबते बीजेपी की सरकार आई हरियाणा में एक ईंट को नहीं लागी। तो अब जरा इसको आप क्या कहेंगे? ये सच है क्या? ये सत्य का चित्रण है क्या? बिना एक ईंट लगाए हरियाणा में कई नए विश्वविद्यालय बन गए, कई नए अस्पताल बन गए, बहुत सारे सार्वजनिक इमारतें बन गई, बहुत सारे नए संस्थान खड़े हो गए। ये सब बिना ईंट लगाए हो गया क्या? और अगर ये सब खड़े हुए हैं, अगर करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पूरी हुई, वहां पर कॉलेज फंक्शनल हुआ, तो ये बिना ईंट लगे हो गया क्या? करनाल में अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर जो है
विश्वविद्यालय बनना शुरू हुआ तो वो बिना ईंट के बना है क्या? अगर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का ढांचा खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो बिना ईंट के बना है क्या साहब? हाईवे, सड़कें, बहुत सारा तंत्र जो प्रदेश में खड़ा हुआ इस अवधि में, वो ईंट, गारा, सीमेंट, सरिया सब कुछ लग के बना है और ये काम का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब इस सब को ये कहते हैं कि नहीं हुआ। ये कुछ ऐसी बात है कि कबूतर जो है वो ये कहे सामने बिल्ली है उसके, और वो कहे नहीं साहब, ना ना बिल्ली है ही नहीं। भाई साहब, विकास हुआ है, आप आंख मूंद कर या आंखें खुली रखकर भी उसको झुठलाते हैं तो झूठे आप पड़ते हैं। लोग जिनके आंख, नाक, कान, विवेक सब ठीक है, वे जानते हैं कि विकास जमकर हुआ है, खूब हुआ है। और हमारे विकास में कंवरपाल भाई एक बात जोड़ूंगा इस टिप्पणी को खत्म करते हुए कि हमारे किए हुए विकास के काम में और त्रिलोचन सिंह जी की पार्टी के समय में हुए विकास के कार्यों में, हम नहीं कहते कि इन्होंने कुछ नहीं किया, कभी भी नहीं कहा हमने। इनके समय में जो काम होते थे वो काम क्षेत्रवाद से प्रभावित होते थे, जातिवाद से प्रभावित होते थे, और कभी कभी तो बदले की भावना से भी किसी इलाके की उपेक्षा हो जाती थी। हमने 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग एक समान विकास कराया है। आरटीआई लगा लीजिए, लगभग सब विधानसभा क्षेत्रों को, चाहे हमारे विधायक वहां से चुनकर आए हों या हमारा प्रत्याशी हार गया हो, हमने विकास के लिए धन दिया है, काम कराया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री इस नारे को हकीकत में ढालते हुए काम करते हैं, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। इसलिए स्पष्ट मेरा कहना है, जमकर विकास हुआ है। कांग्रेस मानेगी नहीं, ये मुझे भी पता है, आपको भी इस बात का एहसास रहना चाहिए। और ये बेचारे मान भी जाएं तो फिर करेंगे क्या, इनकी मजबूरी भी हम समझते हैं, आपको भी समझनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लोचन जी, सवाल आपके लिए बहुत आए हैं। बात ऐसा है कि मेरे को आज वीरेंद्र चौहान जी ने जो कथा की वो सुन के बड़ा अच्छा लगा कि भाजपा में अब कथावाचक का पद भी आ चुका है। इतनी लंबी कथा सुनने के बाद हम फिर भी मोहित नहीं हुए। विकास किया होता तो सरपंचों पे लाठीचार्ज ना होता, विकास किया होता तो कल्पना मेडिकल कॉलेज रेफर कॉलेज ना बना होता, अगर विकास किया होता तो करनाल के अंदर जो मेडिकल कॉलेज की उन्होंने अभी बात करी है कुटेल में बनने वाली, उस पर हम 10 बार क्या बैठे श्वेत पत्र जारी करो, लेकिन आज तक सरकार ने उसकी कभी बात नहीं करी, ना श्वेत पत्र जारी किया, ना बताया गया, ना ही कभी हमने देखा भी मुख्यमंत्री महोदय ने वहां जाकर काम देखा हो। मैं चौहान साहब की बात सभी आराम से सुनता रहा। मैं चाहूंगा चौहान साहब 2 मिनट में मेरी भी जो बात है आराम से सुनेंगे। चौहान साहब, आपकी सरकार बनने से पहले हिंदुस्तान में कुछ नहीं था, ये मैं मान लेता हूं। ना एयरपोर्ट थे, ना बंदरगाह थी। प्लीज 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 सुनिए सुनिए सुनिए। ये मैंने नहीं कहा कि आपके समय में काम नहीं हुए, मैंने तो खुद बोला। आपकी कथा मैंने सुनी। चलो अगर मैं गलत भी कर रहा हूँ, मैं मान लो गलत कर रहा हूँ, आप सुन तो लो। मैंने भी आपकी सारी बातें सुनी, आपने सच बोला गलत बोला मैंने सुनी भाई मानकर। अब मैं बोल रहा हूँ सुन तो लो। आपकी सरकार आने से पहले हिंदुस्तान आजाद नहीं था, हिंदुस्तान गुलाम था। आपकी सरकार आने से पहले ना एयरपोर्ट थे, ना रेलवे थी, ना सड़कें थी, ना बसें थी, ना लोग थे, ना यूनिवर्सिटी थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन आपकी सरकार जब आई, मेडिकल कॉलेज जिसमें कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का 800 करोड़ रुपया देकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साथ ही शिलान्यास करके गए थे। जब आपकी जेब में 800 करोड़ रुपये, उसका नाम खत्म बनाना अनिवार्य था, आपने बनाया। बनने के बाद आप वो रेफर कॉलेज बना गया, आपका कोई कंट्रोल नहीं रहा। एयरपोर्ट के बारे में आपने कहा था इसका विस्तार करेंगे, एयरपोर्ट का विस्तार अभी तक नहीं हुआ। आपने बोला करनाल जो म्यूनिसिपल कमेटी की पुरानी जगह है वहां मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी, वो नहीं बनी। आपने बोला था मुगल कनाल फेज 3 बनाएंगे, वो नहीं बना। आपने बोला था यहाँ राइस हब बनाएंगे, वो नहीं बना। आपने बोला था यहाँ उदय चमड़ा हब बनाएंगे, वो नहीं बना। आपने जो बनाए थे
नाइट मार्केट चलाई थी मुख्यमंत्री महोदय ने, वो बंद। ई चार्जिंग रिक्शा चार्जिंग मुख्यमंत्री महोदय ने ढोल बजा के चलाई थी, वो बंद। ईस्ट वाले बंद, शोरूम बंद, जो लोकल बस सेवा बंद, फांसी साइकिल प्रति जो थी 70 करोड़ रुपया लगने के बाद भी ना साइकिलों का पता ना किसी को पता है। स्लम बस्तियां पानी को सीवर को तरस रही है। 2000 के करोड़ रुपए के करीब स्मार्ट सिटी पे लगा दिया, कहीं वो स्मार्ट सिटी नजर नहीं आ रही। सीवर व्यवस्था ठप। अभी आप चंडीगढ़ में हो, मैं करनाल में हूँ। मैं ITI NDI चौक से निकल के आया हूँ, कमेटी चौक से निकल के आया हूँ। बड़ी मुश्किल से कार मेरी निकली है, पानी लबालब भरा हुआ है। जो आपने खर्च किया था वो पानी में बह गया। आपने 6.5 करोड़ रुपए की एक अंधहीन भाइयों के लिए एक फुटपाथ बनाया था। आप किसी दिन आप आ जाइए, आप अपनी आंखों में पट्टी बांध लो या मेरी आंखों में पट्टी बांध देना, अगर उसके ऊपर चल के दिखा दें, अगर वो वाकई ब्लाइंड भाई उस पर चल सकते हैं तो मैं आपका सलूट करूंगा। DC कार्यालय के बाहर गमले लगाए गए थे करीब 35-40 लाख के, आज वहां कोई गमला नहीं। 1 साल के अंदर गमले भी उतार दिए गए, फूल तो थे ही नहीं, गमले भी उतार दिए गए। इस तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं जाता? आपका तो सड़कें बना दी, फलाना बना दिया, ढिंगड़ा बना दिया, चंद सड़कें आपने बनाई, लेकिन स्लम बस्तियों का क्या हाल है? गुरु नानकपुर का क्या हाल है? बसंत विहार का क्या हाल है? कच्छ रोड को सड़क जाती है, उसका क्या हाल है? आप ये क्यों नहीं देखते? प्लीज, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अभी जो आपने काम किए मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ दिन पहले शिलान्यास किए हैं, ये इलेक्शन की वजह से होते हैं शिलान्यास, ये पब्लिक की वजह से नहीं होते। अगर 4 आदमी को सस्पेंड करते हैं पुलिस वालों को, ये पब्लिक को खुश करने के लिए चंद एक मामूली सा तोहफा दिया गया, वो कुछ नहीं हुआ। आप वो काम बताएं जो करनाल में आपने किए और वो चल रहे हैं, उसके बारे में बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। करनाल में अभी बड़ा काम जरूरी है। क्राइम बढ़ चुका है। ई दिशा केंद्र जो जहां उपायुक्त महोदय बैठते हैं, वहां 25 लाख की चोरी हुई, आज तक नहीं पकड़ी गई। रोज एक्सीडेंट में सैकड़ों जाने जाती है। जो पार्किंग व्यवस्था ठप है, ट्रैफिक जाम रहता है। करनाल जो था वो बद से बदसूरत होता जा रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं उत्तर देना चाहता हूं। देखिए, मैं तो पूरे प्रदेश की बात कर रहा था और मैं तो पूरे देश की बात कर रहा था। मैंने पल भर के लिए सरदार त्रिलोचन सिंह जी ये नहीं कहा कि आप की सरकार जब थी या हमारी सरकार जब नहीं आई थी तो देश गुलाम था, ये मैंने कभी नहीं कहा। देश स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन आधी गुलामी कायम थी, ये आपको भी मानना पड़ेगा। वो मैं बता दूंगा कैसे कैसे आधी गुलामी आपने बचा के रखी हुई थी और उसको मिटाने में हम अभी भी लगे हुए हैं। पूरी तरह वो अब भी नहीं गई, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन मैंने अपने मुंह से कहा था ना सरदार त्रिलोचन सिंह जी कि विकास के काम तो आपके समय में भी हुए, कुछ सड़कें आपके समय में भी बनी, कल्पना चावला का शिलान्यास आपके समय में हो गया होगा, लेकिन आप जो शिलान्यास करके गए वो आप अपने कार्यकाल में उसको सिरे नहीं चढ़ा सके, उसको आधा अधूरा अधर में लटका हुआ छोड़कर गए थे। हमारे समय में न केवल उस कॉलेज में वो पहले अस्पताल चालू हुआ, फिर वहां पर MBBS के दाखिले शुरू हुए, वहां पर नए शिक्षकों की नियुक्ति हुई, नए उपकरण आए, और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, मैं सिंह साहब आपको बताना चाहता हूं, वो रातों रात नहीं बनते, उसमें बरसों लगते हैं। हर साल कदम दर कदम कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भी आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो नया विश्वविद्यालय कुटेल में हेल्थ का बन रहा है, जिसमें क्लासेस भी कुछ कोर्सेज की शुरू हो गई हैं, वो और बेहतर ढंग से दिखेगा आपको काम करता हुआ। लेकिन जो हो गया उसको कम से कम स्वीकार कर लेते तो मुझे अच्छा लगता। आपको मानना चाहिए था कि एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। आपको ये मानना ही चाहिए था, ईमानदारी से अगर आप बात करते, कि करनाल में हमारी सरकार आने से पहले NDRI को शायद विश्वविद्यालय का उस समय तक दर्जा नहीं था। करनाल जिले में विश्वविद्यालय नाम का कुछ नहीं था। करनाल जिला उपेक्षित था और रोहतक में 3-3 विश्वविद्यालय थे। उस समय हम कहते थे कि ये सारे विश्वविद्यालय उधर ही क्यों बनते हैं, एक इलाके में ही। हम जब ये सवाल करते थे तो लोग अपने आप बता देते थे, भाई क्षेत्रवाद है, इलाकावाद है मौके के राजा के मन में, मौके की सत्ताधारी पार्टी में। हम जब सत्ता में आए तो हमने हरियाणा के सब क्षेत्रों में विश्वविद्यालय, कॉलेज, अस्पताल बनाए। हमारे कार्यकाल में कैथल जिले में विश्वकर्मा
सॉरी वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय बना, जो बनना चाहिए था, हक था हमारा। हरियाणा बनने से लेकर अब तक वो बात लटकी हुई थी। हमारे कार्यकाल में पलवल में जो आपका कौशल विश्वविद्यालय बना, माने पलवल से लेकर और कैथल तक और करनाल तक हमने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होने दिया। ये हमारे राज्य की, हमारे शासन की विशिष्टता है। हमारे शासनकाल में अपने जिले करनाल को भी 2 विश्वविद्यालय सीधे तौर पर मिले और तीसरा एनडीआरआई का दर्जा विश्वविद्यालय का हो गया। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय वो इस सरकार की देन है करनाल जिले को, और जो कुटेल वाला विश्वविद्यालय उसको भी आप इनकार नहीं कर सकते। करनाल की सड़कें बेहतर हुई, करनाल की जो अनअप्रूव्ड कॉलोनीज थी, बहुत सारी कॉलोनीज अप्रूव हुई और उनमें सड़क सीवरेज की व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ। मैं बिल्कुल नहीं कहता त्रिलोचन सिंह जी कि सारी समस्याएं मिट गई, बिल्कुल कतई रामराज आ गया, एक बटन ले रहे थे हमने वो बटन दाब दिया और रातों रात सब कुछ ठीक हो गया। कभी होता नहीं ऐसे, जूझना पड़ता है, संघर्ष करके चीजों को ठीक करना पड़ता है। हमने करनाल को कांग्रेस के शासन से बेहतर करनाल बनाया है, अधिक सुसज्जित करनाल बनाया है, साफ सुथरा करनाल बनाया है। खामियां होंगी, हमारी भी कुछ योजनाओं में कमी रह गई होगी, कुछ चीजें फेल भी हो गई होंगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने करनाल की सुनियोजित उपेक्षा की हो, जैसी कि पहले की सरकारों में होती रही। मैं माफी चाहता हूँ, आपके सवालों का जवाब दे दूं। आप दोनों तो रुकिए ना, मैंने भी आपको कंप्लीट कर दिया ना। मैं ये कह रहा हूं कि आप कांग्रेस के नेता हैं, आपने तो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन ये सच्चाई है, इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मैं करनाल जिले का बाशिंदा होने के कारण असंध में, क्योंकि मैं विधानसभा के नाते काम करता हूं अनेक वर्षों से, हम लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में हमको आंदोलन चलाना पड़ा, असंध में एक कॉलेज खुल जाए, सरकारी कॉलेज एक भी नहीं था भाई साहब। और जब हम आंदोलन चला रहे थे तो उस समय के सांसद, अब आज संयोग से वो भाजपा में है, डॉक्टर अरविंद, उन्होंने कहा कि आप लोगों की मांग मैं मुख्यमंत्री जी के सामने रखता हूं, आप लोग मिलने आ जाओ। तो अनेक गांवों के लोग हम लोग भर के बस में, चलिए मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी के थे, कोई बात नहीं, हम मिलने गए सदाशयता से, क्योंकि मामला विकास का था। जब हम पानीपत के रेस्ट हाउस में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिले, उस समय के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा, कांग्रेस के सांसद अरविंद शर्मा के कहने से पब्लिकली सबके सामने सरदार त्रिलोचन सिंह जी, उन्होंने ये जवाब दिया था कॉलेज कोनी। और उसी साल में रोहतक में 3 कॉलेज खुले थे। हमने आंदोलन तेज किया, धरने प्रदर्शन हुए, प्रस्ताव पारित हुए, तब जाकर जाते जाते कॉलेज उन्होंने असंध में अनाउंस किया था। और इस सरकार के आने के बाद असंध में हमने 2 और कॉलेज शुरू किए लड़कियों के, 3 सरकारी कॉलेज आज असंध विधानसभा क्षेत्र में। मैं एक विधानसभा क्षेत्र की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं वहां काम करता हूं। तो भेदभाव होता था भाई साहब, हरियाणा के अलग अलग हिस्सों के लोग उसको महसूस करते थे। एक गजब की बात थी कंवरपाल जी कि रोहतक में से गुजरते थे तो यूं नजारा आता था कि भाई गजब, चकाचक सड़क, गाड़ी भाजन लाग जाती अपने आप, 100 की स्पीड पे तो रुके नहीं थी, आपको कह दी मैं तो 150 पे चलूंगी। और जैसे ही रोहतक जिला समाप्त होता था, भिवानी की सरहद भिवानी की सरहद शुरू होती थी, हमने तो रिश्तेदारियां में जाना पड़ा था। चौहान साहब धन्यवाद आपका धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूँ, एक सेंटेंस पूरा होने दीजिए, कर दूंगा आपको। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने रोहतक जिला बेहतर बनाने के लिए ये कहा, क्या आप करनाल जिला ऐसा बना सकते हो? क्यों नहीं बना रहे? आपको पूरे 9 साल हो गए, करनाल जिले में सीएम सिटी का लाया, स्मार्ट सिटी का लाया। हम तो कहते हैं जो आपने काम किया उसका हिसाब दे दो। हम नहीं कहते आपने नहीं किया। जो आपने पैसे लगाए हैं, तो चाहे संजी साइकिल पर लगाए हो, चाहे लोकल बस सेवा पर लगाए हो, चाहे वो ब्लाइंड भाइयों के लिए सड़क बनाए हो, वो दिखा तो दो। खाली कह देना हमने किया है, कागजों में किया है, कह तो दो। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा दाग करनाल में है, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा दाग करनाल में पकड़ा गया। मुख्यमंत्री जी के बड़े नजदीकी लोग वो पकड़े गए, जो अपने आप को तीसरा बेटा कहते थे। डीटीपी पकड़े गए, एसपी पकड़े गए, चीफ इंजीनियर पकड़े गए, पुलिस वाले पकड़े गए। अब ये क्यों नहीं कहते भ्रष्टाचार का हक बन चुका है? अब ये क्यों नहीं कहते क्राइम का हक बन चुका है? अब ये क्यों नहीं कहते स्मार्ट सिटी के नाम पे 2000 करोड़ रुपए आने के बाद भी आज वो स्मार्ट सिटी नहीं बना जो बनना चाहिए?
बात करनाल की कर लो, हम करनाल बैठे हैं, मैं आप हरियाणा घूमते हो, हरियाणा की बात अगर करनी है तो हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको जवाब देंगे। कितनी यूनिवर्सिटी बनी, चाहे वो पानीपत हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, चाहे सोनीपत पानीपत हो, में कौन सी चाहे यूनिवर्सिटी झज्जर बनी हो, ये बता चाहे दीजिए। फरीदाबाद हो, चाहे सिरसा हो, हर जिले में यूनिवर्सिटी बनी है। चाहे राजीव गांधी जी आज के नाम की बनी हो, आज चाहे तक कैंसर आज इंस्टीट्यूट तक बना हो, पानीपत में चाहे क्यों नहीं एनआईटी के सुनी? नाम की बनी हो, एक जगह बनी है। बात वो ना करें। बात मैंने सवाल किया, आप पर रिक्वेस्ट की, करनाल के अंदर जो आपने विकास कार्य के नाम पर हजारों करोड़ों रुपया स्मार्ट सिटी नाम पे आया, उसका श्वेत पत्र जारी करने की आप आज कह दो भी हम श्वेत पत्र जारी करेंगे, हम आपका एक रिक्वेस्ट सवाल का करते हैं। उत्तर देते हो अगर आप रोके ही नहीं तो। मैं उत्तर देखिए देना चाहता एक बात है, हूँ, मैं उत्तर देना चाहता एक बात है कि जो भी कार्य या कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, जो भी भाजपा बना रही है, उसका श्रेय कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के जो पदाधिकारी है उनका कहना है कि कांग्रेस के टाइम में ये सभी यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है ये शुरुआत हो चुकी थी। हूँ। मैं नया उत्तर देना चाहता अभी तक भाजपा ने कुछ नहीं किया। हूँ। हाँ जी। अब मुझे उत्तर देने नहीं, दीजिए। हाँ, ये मैं देखो त्रिलोचन जी, अब मेरी बारी है। मैं ऐसा ना करो मेरे नाल, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ थोड़ा हो। शॉर्ट में बोल लेना, मैं लंबा गुजारिश बोलोगे मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ऐसा ਤੋਂ लगता है मैं जैसे। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ धन्यवाद, ਤੁਸੀਂ धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ मनोहर जी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ बहुत उच्चा नहीं है। नहीं, मैं मैं मेरी गल मैं सुनो। उनका आदर करता हूँ। मैं एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए मनोहर लाल जी का आदर करता हूँ। एज ए मैं विधायक मैं हो सकता हूँ उनके खिलाफ बोलूँ, चीफ मेरी मिनिस्टर के मेरी खिलाफ, लेकिन मैं उनकी मेरी इज्जत करता हूँ, आपकी भी इज्जत करता हूँ, ऐसी बात मेरी नहीं। मेरी 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 गुजारिश सुन लीजिए। मैं आपने जो सवाल उठाए, मैं कोशिश कर रहा हूं उनके उत्तर देने की, और मैं सोचता हूं कि फैक्ट्स पर रहना चाहिए। दो सवाल आपकी बातों में से निकल कर आए, एक कि करनाल में जो हुआ है उसका हिसाब दे दीजिए, और दूसरा ये कि भाई करनाल तो भ्रष्टाचार का हब बन गया, अड्डा बन गया। ये कांग्रेस के जुमले हैं पिछले कुछ दिनों के। तीसरी बात कह दी कंवरपाल जी ने, और शायद कांग्रेस ही ऐसा कहते होंगे अगर कंवरपाल जी ऐसा कह रहे हैं तो, कि भाई यूनिवर्सिटी बनी तो इनके कार्यकाल में शुरू हुई और श्रेय हम दे रहे हैं। देखो, क्या हम ये तथ्य झुठला सकते हैं? यूनिवर्सिटी कोई बनी, कॉलेज कोई बना, कॉलेज कोई चला, सड़क कोई बनी, क्या ये बात छिपाई जा सकती है कि वो किसके समय में स्वीकृत हुई, किसके समय में बनी? कंवरपाल जी, ये काल्पनिक बातें नहीं होती, ये तथ्यों पर है ना, रिकॉर्ड पर है। कागज बोलते हैं चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, और कागज ये बोलते हैं कि करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद स्वीकृत हुआ, बना, और उसमें काम तेजी से चल रहा है। वहां पढ़ाई शुरू हो चुकी है, भवन बन चुके हैं, और मेन कैंपस उसका बनने जा रहा है। मनोहर जी और मोदी जी की सरकार के समय कुटेल का विश्वविद्यालय, उसकी कल्पना भी ये नहीं कर सकते थे। ये तो कल्पना चावला भी अधर में छोड़ के गए थे। यूनिवर्सिटी की कल्पना ये कहां से कर लेते? वो हमारी कल्पना हमने साकार की। हमने इनके कल्पना चावला कॉलेज की कल्पना को भी कॉलेज के रूप में ढालकर, हकीकत में ढालकर दिखाया, और उसके बाद विश्वविद्यालय की कल्पना की, और विश्वविद्यालय भी अब अस्तित्व में आ रहा है, दिख रहा है। इसी तरह अगर करनाल में बाईपास बना, बेहतरीन लगता है जो देखने में, वो रिवर फ्रंट के रूप में डेवलप होगा। वो हमारे समय में बना ना साहब, आपके समय में बना होता तो लोगों ने उस समय देख लिया होता। करनाल में दाखिल होने वाले, करनाल में आदमी कहीं से भी आए, वो किसी भी दिशा से दाखिल हो, प्रवेश करे, सब सड़कें वो लगभग 10 किलोमीटर की रेडियस तक वो चौड़ी हुई हैं, उनकी फोरलेनिंग हुई है, वहां पर सौंदर्यीकरण किया गया है। शहर का मुखड़ा चेहरा मोहरा बेहतरीन हुआ है साहब। आपका चेहरा तो वहां से गुजरते होंगे। एक सेकंड, आपकी बारे में कहना भाई साहब प्लीज, मैं आपकी बारे में बिल्कुल नहीं बोला, आप जो मर्जी कहना, सब हक है आपका। मैं ये कह रहा हूं कि हमने जो किया, और हम जो कह रहे हैं वही कह रहे हैं, जो हमने किया है वो दिख रहा है। कृपा करके उसको जुटलाने की कोशिश न करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पर लोग हंसेंगे। दूसरी बात, भ्रष्टाचार पर आता हूं साहब, भ्रष्टाचार पर आता हूं। बहुत बड़ा मसला है, और हमारी सरकार बहुत प्राथमिकता के आधार पर भ्रष्टाचार की कमर, हरियाणवी में कहना हो तो कड़ तोड़न खातर जुट रही है। अब करनाल में अगर किसी अधिकारी या अधिकारियों या व्यक्तियों ने कोई भ्रष्टाचार किया, तो मनोहर जी की सरकार ने उनका भंडाफोड़ किया, उनको जेल भेजा, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए।
मैं कंवरपाल जी सीधा सवाल पूछता हूं और आपसे भी नहीं पूछ रहा, मैं तो आपके दर्शकों को सोचने के लिए कह रहा हूं कि जिन लोगों को मनोहर जी के शासनकाल में भ्रष्टाचार के आरोप में करनाल में दबोचा, क्या वो 2014 से पहले नौकरी में नहीं थे? क्या वो ईमानदारी के पिटारे थे? उससे पहले कोई गोल गपाड़ा करते नहीं थे? ये भ्रष्ट लोग कांग्रेस के शासनकाल में पले बड़े, मगरमच्छ बने और कांग्रेस के कहीं ना कहीं हाथ उनके सिर पर थे, तो उनका बाल बांका नहीं हुआ। हमारे कार्यकाल की विशिष्टता यह है कि जो गलत काम करता हुआ हमको दिखा, जिसके खिलाफ शिकायत आई, प्रमाण आया, हमने उसको भीतर ठोका है। पहले हमने टोका है, फिर पकड़ा है और फिर कानून के रास्ते से भीतर ठोका है। ये हमारे काम में अंतर है। तो ऐसा नहीं है चौहान साहब सुनो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपने जो लेट में एक वाक्य में कंप्लीट कर रहा हूं। मैं दावे के साथ एक बात कहता हूं कि भ्रष्टाचार के मामले में हमने पल भर कंप्रोमाइज नहीं किया। ये तो नहीं मैं कहता कि 100% खत्म हो गया हो, लेकिन हम में और कांग्रेस में एक अंतर है। ये हाथ मिलाकर चलते थे, आजकल ये हाथ से हाथ जोड़ते घूम रहे हैं। ये उस समय हाथ मिलाकर चलते थे भ्रष्टाचारियों से, उनको संरक्षण देते थे। हम भ्रष्टाचारियों के हाथ भी तोड़ते हैं, कमर भी तोड़ते हैं, मुंह भी तोड़ेंगे। जो भ्रष्टाचार करता हुआ सामने आएगा वो ठोका जाएगा, पहले भी ठोका गया है। ये हम में और इनमें अंतर है साहब। चौहान साहब सुनो, आपने बड़ी लंबी बात कह ली भाई। हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई और दो चीजें आपने गिनाई। क्या काशवा रोड का जो पुल बना है, कैथल रोड वाला बना है, गोगड़ीपुर रोड बना है, 14 सेक्टर जो कॉलेज बना है, NFL बना है, खाद्य वाली वो बनी है, जो जितने GT रोड के ऊपर बने हैं, कई ये कांग्रेस के टाइम पे नहीं बने? क्या सब आपने बनाए हैं? खाली एक सड़क, सुन तो लो, खाली एक सड़क बनाकर आप अगर वाह वाह लूटना चाहते हो तो लोग इस बात से सहमत नहीं है। आपने कहते भ्रष्टाचारों को आपने पकड़ने की कोई कोशिश नहीं की। ये तो लोगों ने तंग होकर खुद खुद पकड़ना शुरू किया। एक अफसर ईमानदार बीच में आ गया, उसने सबको पकड़ना शुरू किया, पकड़ते चले गए, आप उनको कहते चले गए। लेकिन पिछले 7 साल से या 6 साल से जो सरकार है उसमें कौन पकड़े हैं? फिर आपने कहा कांग्रेस राज में भी नौकरी करते थे। क्या आज एफिडेविट देते हो जो आपकी सरकार में भर्ती हुए वो आगे भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? आप उनका एफिडेविट देते हो? मुलाजम अलग चीज होते हैं। उस टाइम चीफ मिनिस्टर का जवाब दे होते थे, हल्के का विधायक जवाब दे होता था। आज करनाल के अंदर पकड़े क्यों नहीं गए, ये तो बताना पड़ेगा। एक मिनट आपने क्यों नहीं पकड़े? नहीं, आप पकड़े क्यों नहीं गए? पकड़े इसलिए नहीं गए कि भ्रष्टाचार करते थे, पकड़े उनके ऊपर डंडा होता था, उनसे पूछा जाता था, जवाब दे होता था विधायक। आपका कोई जवाब नहीं है, करनाल खुला छोड़ रखा, करनाल को कोई पूछता नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय कोरोना के दौरान सैकड़ों आदमी करनाल मर गए, करनाल आए नहीं। किसान रोज पिटे, सरपंच रोज पिटे, आंगनबाड़ी वाली बहनें पिटी, RMP डॉक्टर पिटे। कौन आदमी जो करनाल के अंदर नहीं पिटा? क्या मुख्यमंत्री महोदय का वसूल ही ऑक्सीजन की वजह से हाहाकार मची, आपका MC मर गया, आपके दूसरे MC का हाथ कट गया, यहाँ इलाज नहीं मिला, क्या मुख्यमंत्री महोदय ने कभी आके बात की? अगर असंध के अंदर कॉलेज की परमिशन मिली थी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दी थी। आप हम की बात करते हो? असंध में सड़कों पे प्रदर्शन करके कॉलेज बनवाया, 76 गांव की पंचायतों से रेजोल्यूशन करके भेजा, तब भी तो फिर क्या हो गया? जब कोई मांगोगे फिर कभी मिलेगी। वहां के विधायक को चाहिए था नहीं मांगना। 76 वहां के विधायक ने 2014 से पहले रेजोल्यूशन हमने करवाया, तब जाके मजबूरी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा माने थे। एक दिन तो मुकर गए थे सरेआम। त्रिलोचन जी, सच्चाई है ये कड़वी, आपको नहीं। मुख्यमंत्री हमारे मनोहर जी खट्टर रोज मुकर जाते हैं, कहते मैं नहीं रहूंगा। उसके लिए आप भी नहीं बोल पाए उस समय। अगर आप बोल पड़ते उस समय में कि भाई करनाल की उपेक्षा मत करो, तो शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इतनी हिम्मत नहीं होती कि उनको रोहतक आप कहते उपेक्षा हुई है? कोई करनाल की उपेक्षा नहीं हुई है। यहाँ स्लम बस्तियों में, यहाँ वाल्मीकि भवन, यह रविदास सभा, सुनो, यहाँ वाल्मीकि भवन के लिए जगह दी, पंजाबी भवन के लिए जगह दी, रविदास सभा के लिए जगह दी, निर्मल कुटिया को जगह दी, सबको जगह दी उनके बनाने के लिए। यहाँ पर जितने चौपालें बनाएगी, आपके राज में एक भी चौपाल नहीं बनी, इसका जवाब दे।
खाली दो चीजें गिनकर 2,000 करोड़ रुपया या 3,000 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के नाम पे जो है आप नहीं खपा सकते। हमारे को आज आप चैनल के माध्यम से कह के जाओ भी मैं 15 दिन में या 1 महीने में जो 2,000 करोड़ रुपए के करीब लगा है स्मार्ट सिटी नाम में उसका श्वेत पत्र जारी करूंगा। मैं एक ही मांग करता हूं, ज्यादा बोलते नहीं हम कहते हैं मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ किया, हम कहते हैं चौहान साहब बहुत प्रयास करते हैं, हम कहते हैं सारे ईमानदार हैं, लेकिन हमारे को 2,000 करोड़ का जो स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसा लगा है उसका हिसाब दे दो और चल कर दिखा दो। मेरे साथ कुछ भी ना करो चौहान साहब, दोनों भाई चलेंगे। 6.5 करोड़ रुपया जो अनदेखिए भाइयों के नीचे लगे हैं उसमें चल के दिखा देना, मैं आपका सारा काम मान लूंगा। भी सारा काम कराया, सिर्फ 6.5 करोड़ रुपया जो बनाई भाइयों को सड़क बनाई है। मैं जवाब दे देता हूँ त्रिलोचन जी। कंवरपाल जी, आपका सवाल है तो सवाल पूछ लीजिए, नहीं मैं सिंह साहब के सवाल का जवाब दूंगा। जी जरूर जरूर, क्योंकि जो हमारा एजेंडा है वो यही है। 2024 जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उसको लेके भाजपा ने अभी तक क्या किया है और उसको लेके कांग्रेस क्या कर सकती है, क्या नए मुद्दे लेकर कांग्रेस 2024 का चुनाव लड़ेगी। और 2024 से पहले जो भाजपा की सरकार थी उसने ऐसा क्या कर दिया जिसको लेके वो पब्लिक में अपना एजेंडा, अपने मुद्दे रखेंगे। देखिए कंवरपाल जी, भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव अपने 10 साल के कार्यकाल में हुए बेहतरीन कामों, पारदर्शी प्रशासन, राजकाज की बदली हुई संस्कृति, मेरिट का राज, पर्ची खर्ची को बंद और समाप्त करने की हमारी उपलब्धि और लाखों करोड़ों हरियाणवियों को सीधे तौर पर अलग अलग सरकारी योजनाओं का लाभ ईमानदारी से पहुंचाने की अपनी उपलब्धि के आधार पर लड़ेगी। हम में और इनमें अंतर मैं कंपैरेटिव बता देता हूं। किसी ने कांग्रेस को रोका हुआ था कि वो क्या कांग्रेस को किसी ने रोका हुआ था कि वो आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा जैसी योजना लेकर ना आए हरियाणा में? जब केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी, हम आयुष्मान भारत योजना लेकर आए। फिर हमारे मनोहर जी ने उसमें चिरायु हरियाणा जोड़ दिया। और आज कंवरपाल जी, इस बात से त्रिलोचन सिंह जी भी इनकार नहीं कर सकते। त्रिलोचन सिंह जी तो भगवान की दया से संपन्न परिवार में पैदा हुए हैं, लेकिन इनके मित्रों में, इनके समर्थकों में, इनके मोहल्ले में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो गरीब हैं, जरूरतमंद हैं। ये अगर ईमानदारी से जाकर पड़ोस में पूछने लग जाएंगे कि आयुष्मान भारत का कार्ड जिनका बना हुआ है उनके लिए चिरायु हरियाणा और आयुष्मान भारत योजना कितने बड़े वरदान के रूप में आई है, तो लोग इनके मुख पर उस बात को स्वीकार करेंगे। 1.25 करोड़ हरियाणवी सरदार त्रिलोचन सिंह जी अब 5 लाख रुपए सालाना आयुष्मान भारत योजना और चिरायु हरियाणा के अंतर्गत 5 लाख रुपए सालाना प्रति परिवार की दर से स्वास्थ्य बीमा पा रहे हैं। उनको अस्पताल में, माने 1.25 करोड़ हरियाणा के लोग ऐसे हैं जिनको अस्पताल में जाना है तो एक भी पैसा लेकर नहीं जाना, जेब से एक भी आना इकन्नी रुपया धिल्ला खर्च नहीं करना। अब ऐसी योजना इनको बनाने से तो किसी ने रोका नहीं था, लेकिन ये नहीं लेकर आए। हरियाणा के भी हजारों किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि टक से आ जाती है 3 महीने बाद। इनके कार्यकाल में 4 महीने बाद 3 बार वो आती है 2-2 हजार रुपए करके। इनके कार्यकाल में सरकार की योजनाएं थी, कल्याण की योजनाएं थी। मैं तो त्रिलोचन जी ईमानदारी से कह रहा हूं, दोबारा मत कहना कि हमने शुरू की। मैंने कभी नहीं कहा कि हमने सब कुछ अच्छा किया, आपके टाइम में भी होता था। इनके समय में भी सरकारी खजाने से लोगों को लाभ देने की योजनाएं तो थी, लेकिन सरकारी खजाने से अपने कंवरपाल जी या त्रिलोचन सिंह जी के नाम से जो पैसा चलता था, उस पैसे का हश्र क्या होता था, ये खुद राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने बताया था पब्लिकली और माना था कि वो 100 रुपए भेजते हैं करनाल के प्रेमनगर या रामनगर के किसी योजना के लिए, किसी नागरिक के लिए, तो रास्ते में वो कट कर, पिट कर, घिस कर 15 पैसे रह जाते हैं। 100 रुपए भेजते हैं तो 15 रुपए रह जाते हैं, 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे रह जाते हैं। अब ये 85 पैसे कहां जाते थे साहब त्रिलोचन सिंह जी? वो भ्रष्टाचार की भट्टी में उसकी भेंट चढ़ जाते थे। और भ्रष्ट कौन था? या तो अफसर होंगे या सत्ता में आप लोग बैठे थे। आज अंतर क्या आ गया? 25 लाख करोड़ रुपए आदरणीय सरदार त्रिलोचन सिंह जी नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद
देश के नागरिकों के खाते में गए हैं, रास्ते में एक पैसा कटने नहीं दिया हमने, किसी भ्रष्ट आदमी की जेब में जाने नहीं दिया। ये अंतर है कि नहीं? ये बहुत आप सुनो सुनो सुनो, मेरी बात आप मोदी जी की बात, आप मोदी जी की बात करते हो, क्या अडानी अंबानी के बारे में पूछ सकता हूं? 20,000 करोड़ का अगर सवाल किया राहुल गांधी जी ने, उनके ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया, उनको सस्पेंड कर दिया, वो क्या अडानी अंबानी को लोग भूल जाएंगे? क्या पास्को एक्ट लगा हुआ ब्रिजभूषण को लोग भूल जाएंगे? क्या हरियाणा के बेटियों को अपने पैरों के नीचे दिल्ली में कुचला क्या लोग भूल जाएंगे? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में किसानों का एक मुश्त ब्याज माफ नहीं किया था? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में पेंशन योजना चालू नहीं हुई थी? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर, किसान, बेरोजगार खुश नहीं थे? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में जो हमारे स्पोर्ट्समैन थे उनको बढ़िया नौकरी नहीं दी जाती थी? आज कहाँ है वो सारा कुछ? अब 2024 में अगर सरकार हमारी बनती है, गरीबों का जो 100 गज का प्लाट से आपने वंचित कर दिया, 100 गज का प्लाट से 2 कमरे बना कर देंगे, 6,000 रुपया पेंशन देंगे, जो पेंशन स्कीम है PSO वो भी हम पूरी करेंगे, और MSP की गारंटी बनेंगे। आपके सरकार में 800 किसान 1.25 साल तक वहां त्राही त्राही करते रहे, उस समय मोदी जी को याद नहीं आया? 800 के करीब किसान हमारे जब शहीद हो गए, उस टाइम बात नहीं कही। अभी चंद दिन पहले पिपली के अंदर ही आपने किसानों के साथ जो किया, और किसानों का अड़िए रवैये की वजह से आपने MSP दी, क्या उसकी बात नहीं करोगे? सूरजमुखी पैरों के नीचे रो रही है, उसकी बात नहीं करोगे? क्या आज आपकी बसें ट्रेनें खाली चल रही हैं, उसकी बात नहीं करोगे? कारण कोरोना के दौरान हजारों करोड़ों रुपए का मोदी जी को चंदा मिला, उसका बात नहीं करोगे? क्या ऑक्सीजन के लोगों में त्राही त्राही मची, उसकी बात नहीं करोगे? आप कैसे कह सकते हो हिंदुस्तान के लोग खुशहाल थे? मोदी जी की सरकार के अंदर सबसे बड़े भ्रष्टाचार हुए, टोटल इंस्टीट्यूशन हमारे भारत के बेच दिए गए, उसकी बात नहीं करते आप? कहाँ गए गांधी जी, कहाँ गए मोदी जी? बात उसकी करो, खाली 2 लेने घुमा फिरा के। मैं, आप बड़े अच्छे कथावाचक हो, मैं आपको नमन करता हूँ, लेकिन कथा ना करो, सच्चाई पे आ जाओ। अगर आपने दूसरी बार ये बात कही है, मुझे इसका उत्तर अब देना पड़ेगा। मैं अगर बढ़िया ढंग से अपनी बात कह लेता हूं तो कांग्रेस के मित्रों को दर्द नहीं होना चाहिए। आपको किसी ने ढंग से अपनी बात कहने से रोका है क्या? मैं दावे के साथ एक बात कहता हूं आदरणीय सरदार त्रिलोचन सिंह जी, अगर कांग्रेस ने कोई अच्छे काम किए होते और उसके नेता और कार्यकर्ता अच्छे से लोगों को बताते, तो कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर नहीं होती। ये कड़वी सच्चाई है कि नहीं? आपके अच्छे कामों की वजह से मैं बीच में से रोकता हूँ। आपके अच्छे कामों की वजह से 2024 में आपकी सरकार हरियाणा में जाने वाली है, आपकी सरकार केंद्र में जाने वाली है। ये 2024 में देख लेना, आज हरियाणा के अंदर त्राही त्राही मची हुई है। सरदार साहब जवाब ले लीजिए ना, जवाब ले लीजिए। देखिए, सुनने वालों को चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए बारी बारी हम अगर बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमने किसान को किसान सम्मान निधि दी, 6,000 रुपए सालाना उसके खाते में हमने नकद डालना शुरू किया। ये योजना कांग्रेस भी तो ला सकती थी, ये नहीं लाए। हमने किसान के हित में ढेर सारे उपाय किए, अगर ये किसानों के हितैषी होते तो ये भी करते। इन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये किसान के समर्थक होने का दिखावा करते हैं। मैं तो एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा बस, उसके बाद त्रिलोचन जी आप आइएगा। हरियाणा की सरकार ने MSP पर सरसों, MSP पर बाजरा, MSP पर मूंग खरीदनी शुरू की। भाई साहब बताइए तो, आपको किसने रोका हुआ था? आप, जब हमने MSP पर खरीदना शुरू की, बगल में राजस्थान इनका कांग्रेस शासित प्रदेश था, थोड़े दिन तक पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार रही। जब हम ये फसलें MSP पर खरीद रहे थे, कांग्रेस ने हिम्मत नहीं जुटाई कि वो MSP दे सके। हमने दिया, उस पर रोना, और खुद नहीं दिया उस बात को छिपाना, ये दोगलापन नहीं चल पाएगा आदरणीय त्रिलोचन सिंह जी। हम किसान के हितैषी हैं। गांव में कितना बड़ा परिवर्तन है, एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, फिर आपकी बारी। आपके शासनकाल में बिजली के कई संयंत्र लगे, मैं बता रहा हूं, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ संयंत्र लगे आपके शासन में। लेकिन साहब, बिजली बनती थी हरियाणा में, जाती कहां थी राम जाने। हरियाणा में बनने वाली बिजली हरियाणा के गांव को जगमग नहीं करती थी।
हरियाणा का शायद एक भी गांव ऐसा नहीं था 2014 में जहां 24 घंटे बिजली वैसे आती हो जैसे त्रिलोचन सिंह जी के घर में करनाल पे आती है, करनाल में आती थी। करनाल में 24 घंटे बिजली आ जाती थी, अंबाला में आ जाती थी, सिरसा में आ जाती थी, लेकिन गोंदर में नहीं आती थी, गोली में नहीं आती थी, रहड़ा में नहीं आती थी। आज हरियाणा के 6000 गांव सरदार त्रिलोचन सिंह जी ऐसे हैं जहां बिजली 24 घंटे आती है। बिजली बनाते तो थे आप, लेकिन किसके यहां पहुंचाते थे राम जाने। बिजली अगर आज बनती है हरियाणा में तो हरियाणा के 6000 गांव को रोशन करती है और अगले 2-4 महीने में हर हरियाणा का गांव जगमग हो जाएगा। क्या ये अंतर लोग भूल जाएंगे? चौहान साहब देखिए इस टाइम मैं जहां बैठा हूँ यहाँ बिजली नहीं है। हाँ, इस समय मैं जिस ऑफिस में बैठा हूँ वहां बिजली नहीं है। आप चंडीगढ़ बैठे हो, सरकारी कुर्सी में बैठे हो, आप सुन लो, आप सरकारी कुर्सी बैठे हो, चंडीगढ़ बैठे हो, वहां लाइट होगी, यहाँ बिजली नहीं है जहां मैं बैठा हूँ। नंबर 1। नंबर 2, अभी 5 दिन पहले बिजली काटनी पड़ती है लोगों के हित में। बरसात में बिजली सुनो का सही, लोगों के फायदे के लिए लगाना पड़ता है। भूल गए आप ये भी बात? आप सुन तो लो। आपने कहा मैं बीच में नहीं बोलूंगा, मत बोलो। अभी 5 दिन पहले ही मोदी साहब ने जो हमारा प्लांट यहाँ लगना था यमुनानगर से, उन्होंने छत्तीसगढ़ ट्रांसफर करने की बात कही, जिसको लेकर हरियाणा में हाय तौबा मची हुई है। वो लगवाने का भी मामला रुक गया, लेकिन अभी 1 हफ्ते पहले आप बिजली बेचते थे, आपने तो पूरे प्लांट ही बेच दी है। वो बात छोड़िए। अगर बिजली होती, अगर किसान खुशहाल होते तो किसान आपको गांव में बनने के लिए मना नहीं करते, उनको वोट नहीं लगाने पड़ते, भाजपा जजपा गांव में नहीं आ सकती। अगर किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी खुशहाल होता, अगर आंगनबाड़ी वाले एम्प्लॉय खुश होते, वो लठों से ना पिटते, अगर सरपंच खुश होते, वो लठों से ना पिटते। आज कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके ऊपर आपने लाठीचार्ज नहीं किया? लाठीचार्ज तभी करना पड़ता है जब विरोध होता है। इसका मतलब आपकी सरकार में आपके खिलाफ विरोध लगातार जारी है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो आड़ती हो, हर आदमी ने भूख हड़ताल में बैठा है। देखिए अब इस चर्चा के अंत की तरफ हम जाएंगे। सुनो, चर्चा के अंत की तरफ हम जाएंगे। आपने कहा सिलेंडर ये गैस सिलेंडर है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, डीजल 100 रुपए लीटर है। किसानों को आप क्या मदद कर रहे हो? 100 रुपए लीटर डीजल है, आज टमाटर 100 रुपए किलो है, आज गैस सिलेंडर 1100 ऊपर है। आज कौन सी चीज आपने सस्ती कर दी? रामदेव जी आपने कहा था कांग्रेस का राज है, बताइए जरा हिमाचल में क्या भाव मिल रहे हैं? आप खुद अपने राज्यों में तो सस्ता कर नहीं रहे। देखिए बात लंबी जा रही है, बात बहुत लंबी जा रही है। अब इस चर्चा के अंत की तरफ हम जाएंगे। मैं सिर्फ 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूं। 1 मिनट में वीरेंद्र जी आप ये बताएंगे कि हम किन कामों को लेके जो भाजपा सरकार में काम हुए हैं, वो 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उन कामों को लेकर अगर हम जाएंगे तो जनता हमें वोट देगी। ऐसा ही त्रिलोचन जी, आप किन मुद्दों को लेके, अगर भाजपा के राज में कार्य हुआ है तो आपके पास विकास के मुद्दे बहुत कम होंगे, तो आप किन मुद्दों को लेके जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जाएंगे? सिर्फ 1 मिनट का, क्योंकि समय काफी हो चुका है और इस चर्चा का फिर हम अंत करेंगे। वीरेंद्र जी पहले आप बता दीजिए। हमने हरियाणा के 1.25 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा योजना के दायरे में लाकर चिकित्सा की, निशुल्क चिकित्सा की गारंटी दी। इसलिए हरियाणा के लोग, हरियाणा का मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा। हमने हरियाणा के 6000 गांवों में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित की। इस सरकार का कार्यकाल पूरा होते होते हर गांव की स्थिति हम पैदा कर देंगे। जगमग गांव का जगमग मन और मुख वाला हरियाणवी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा 24 में। हमने हरियाणा के हर किसान के खाते में किसान सम्मान निधि नकद पैसा डलवाया, इसलिए हरियाणा का किसान प्रसन्न होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा। हमने हरियाणा के किसान को उसकी फसल के दाम, जो कि पहले आड़ती के खाते में से होते हुए आधे पराधे उसके पास पहुंचते थे, हमने ये सुनिश्चित करा कि जिसकी फसल उसी का दाम हो तो उसको ब्याज मिले। इसलिए हरियाणा का प्रसन्न चित्त किसान वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा। कांग्रेस के शासनकाल में
हरियाणा के गांवों के जोहड़ों की, तालाबों की बहुत बुरी दुर्गति थी, सड़ांध और गंदगी का अड्डा बन गए थे। हमने हरियाणा के कई हजार तालाबों की स्थिति सुधार दी है और लगभग 18-19 हजार जो तालाब हैं, ठीक ठाक तालाब, जिनको बड़े आकार के तालाब आप कह सकते हैं, हम उनको साफ सुथरा बनाने में जुटे हुए हैं। गांव के तालाब वो अब जो है सरोवर के रूप में, अमृत सरोवर के रूप में विकसित हो रहे हैं, क्योंकि हमने गांव से गंदगी को हटाने का प्रयास किया है, गलियां नालियां तालाब बेहतर किए हैं। इसलिए हरियाणा के नागरिक, हरियाणा का मतदाता हमारे साथ खड़ा होगा। हमने लाखों लोगों को नए सिरे से उनके राशन कार्ड बनाए हैं जिनका हक बनता था, और कुछ ऐसे लोग जो गलत तरीके से, जो कांग्रेसियों को रिश्वत देकर के अपने कार्ड बनवा गए थे या पेंशन के पात्र हो गए थे, उनको छोड़ दें। तो हमने नई पेंशन बनाई, नए राशन कार्ड बनाए, ईमानदारी से बनाए, हकदार को हक दिलवाया। इसलिए हरियाणा के लोग वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे। इनके कार्यकाल में पेंशन कितने से कितने रुपए तक बढ़कर हुई थी और हमारे कार्यकाल में कितने से बढ़कर 2750 हो गई है। जब लोग इसकी कंपैरिजन करेंगे तो हमारे साथ खड़े होंगे। इनके कार्यकाल में पेंशन तो आती थी, बस मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए। इनके कार्यकाल में पेंशन तो आती थी, लेकिन बिचौलिए उसमें से कितनी खा जाते थे, हमने उनसे राहत दिलाई है। इसलिए हरियाणा हमारे साथ खड़ा होगा। राशन किसी का कोई अब खा नहीं सकता, कोई नाजायज सरकारी योजनाओं का लाभ पा नहीं सकता और हकदार वंचित रह नहीं सकता। ये मनोहर लाल जी ने सुनिश्चित किया है। इसलिए हरियाणा मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा। और अंतिम बात, हरियाणा में सरकारी नौकरी ईमानदारी से नहीं मिल सकती। कांग्रेस ने और इनके पूर्ववर्तियों ने यह कल्चर डेवलप कर दी थी। हरियाणा का नौजवान हरियाणा की सरकारी नौकरी के बजाय राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की नौकरियों की तैयारी करता था। हरियाणा में उसका विश्वास नहीं रहा था। हमने हरियाणा में मेरिटोक्रेसी, मेरिट का राज, प्रतिभा का सम्मान, मेधा का सम्मान बहाल किया और सुनिश्चित किया कि कोई नौजवान नेताओं के आसपास, एमएलए, विधायकों, मंत्रियों के आसपास चक्कर काटने के बजाय वो कोचिंग सेंटर में बैठकर तैयारी करेगा तो उसकी नौकरी पक्की लगेगी। हमने राजकाज की कल्चर में ये बड़ा बदलाव किया है। इसलिए हमारे साथ हरियाणा खड़ा होगा। ये लोगों को अपने इर्द गिर्द चक्कर लगवाते थे, हमने गांव में ही अलग अलग पोर्टलों के माध्यम से सुनिश्चित कर दिया, साहब लाभ गांव के अटल सेवा केंद्र पे जाके आप किसी योजना का लाभ ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इनके यहां नेताओं के दरबार सजते थे और लूट की सरकार चलती थी। हमने हरियाणा के लोगों का जीवन अपने पोर्टलों के माध्यम से सुखमय किया है, आनंदमय किया। और तो और हमने तो रांडा की भी पेंशन शुरू कर दी। ऐसे लोग जिनकी श्रीमती गुजर गई विधुर और ऐसे जिनका विवाह ही नहीं हुआ, हमने तो उनके कल्याण की भी चिंता की है। हमने जटिल बीमारियों से ग्रस्त, असाध्य रोगों से ग्रस्त नागरिकों की भी पेंशन की व्यवस्था की है। इसलिए हरियाणा करप्ट, कंफ्यूज्ड कांग्रेस के पक्ष में जाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, क्योंकि भाजपा अर्थात पारदर्शिता, भाजपा अर्थात भारत माता की जय। और भारत माता की जय वो नारा है जिससे इनको दर्द होता है, वंदे मातरम से इनको दर्द होता है। सबको खुशी होती है भारत माता की जय से, इनको दर्द होता है। तो जिनको दर्द होता है साहब, उनके साथ कोई नहीं जाने वाला। हरियाणा बोलेगा भारत माता की जय, धन्यवाद वीरेंद्र जी, वंदे मातरम। हरियाणा बोलेगा भारतीय जनता पार्टी की जय। हाँ जी त्रिलोचन जी, सारे काम तो त्रिलोचन जी सारे काम जो है वीरेंद्र जी ने गिनवा दिए हैं। अब बचे हुए ऐसे क्या काम है जिसको लेकर जो कांग्रेस है वो 2024 में विधानसभा चुनाव में वोट मांगने पब्लिक के बीच में जाएगी, या ऐसे क्या मुद्दे कांग्रेस के पास है जिनको लेकर वो वोट मांगेगी पब्लिक से? सबसे पहले तो हम भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त जो सरकार है हरियाणा के अंदर, इसको दफन करके वो सरकार लाएंगे जो किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, बेरोजगार के साथ खड़ी है। वो सरकार के साथ साथ हम एमएसपी की गारंटी पे किसानों के कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे और आड़ती भाइयों के, किसानों की सहमति से ही पेमेंट का आदान प्रदान होगा, ताकि कोई भी वर्ग एक दूसरे को शक की निगाह से ना देखे।
मंडियों के अंदर काम करने वाला मजदूर आज बदहाल स्थिति में है, उसके ऊपर निगाह रखी जाएगी। करनाल तो छोड़ो, हरियाणा के अंदर जो भ्रष्टाचार पूरी तरह हावी हो चुका है, हजारों करोड़ों रुपया ये स्मार्ट सिटी के नाम पर लेकर खा चुके हैं, उसकी बात की जाएगी। उसके अलावा जो 100 गज के प्लाट जो गरीब आदमियों को मुहैया कराती थी कांग्रेस, वो देंगे 2-2 कमरे डालकर, 6,000 में पेंशन देंगे। ये कहते हैं हमने पेंशन कितनी एकदम बढ़ाई, इन्होंने 5 सालों के अंदर 5,000 रुपया देने की बात करी थी, अभी 2750 रुपये पहुंचे हैं। तो 5 साल इसके लिए 10 साल इनको और चाहिए, लेकिन हम पहले दिन से 6,000 रुपये महीना पेंशन देंगे। पहले जो बेरोजगार हैं उनको नौकरियां मुहैया कराएंगे, और जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं जो पहले धरा पे चल रहे थे, उसी हिसाब से उनको आगे भी नौकरियां भी दी जाएंगी, और गोल्ड मेडल लाने पर उनको जो 1-1 करोड़ रुपए दिया जाता था वो भी दिया जाएगा। इन्होंने बहुत लंबी बातें करी, ना स्वास्थ्य सुविधा है, ना सफाई है, ना सुरक्षा है, और क्राइम का बोलबाला है। और कोई भी इनके राज में जो इन्होंने बातें गिराई, सारी एक मुश्त उनको खारिज करता हूं। जो 8 साल या 9 साल इनके बीत चुके, इलेक्शन में 10 साल हो जाएंगे, हरियाणा की जनता ने वो अपने 10 साल बेकार कर दिए इनको भरोसा करके। हरियाणा की जनता बड़ी जागरूक हो चुकी है, हरियाणा के लोगों ने अपनी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर पिटते देखा है, हरियाणा के किसानों ने अपनी आंखों से हजारों किसानों को शहीद होते देखा है, हरियाणा के व्यापारी वर्ग ने जीएसटी के माध्यम से, कोरोना काल के माध्यम से, नोटबंदी के माध्यम से अपनी रफ्तार रुकते हुए देखी है। आज कोई भी वर्ग आपसे खुश नहीं है, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे गरीब वर्ग का हो, चाहे बड़ा ऑफिसर हो, उनके ऊपर आपका जो डंडा चलता है नजायज चलता है। उनके कार्यकाल के बाद, उनके समय के बाद आप अपने घरों पे फोर्स क्लास कर्मचारियों से काम कराते हो, वो फोर्स क्लास कर्मचारी आकर हमारे को बताते हैं सफाई के नाम के ऊपर आपने कई योजनाएं चला दी, करोड़ों रुपया का बजट लगा दिया। आज सफाई कर्मचारी तो है, लेकिन जो गाड़ी आपने लगाई हुई है वो गाड़ी किसी गली में नजर नहीं आती। बड़े बड़े ठेकेदारों को आपने 10-10 साल के लिए ठेके दे दिए सफाई के लिए, उसका आपका से हिसाब मांगती है। आप तो, हम तो जो करेंगे, आगे सरकार आनी तय है, लेकिन हम आपसे हिसाब मांग रहे हो। 10 साल जो हरियाणा के अंदर आपने लूट खसोट मचाई, 10 साल के अंदर जो लाठीचार्ज किया, 10 साल के अंदर बेरोजगारों की लहरें चलती रही, 10 साल के अंदर हाहाकार मची रही, क्राइम का इजाफा बढ़ गया, 10 साल के अंदर आपने जो नशा का व्यापार बना दिया हरियाणा के अंदर, उसका हम हिसाब मांगते हैं। आने वाली सरकार में जो देंगे वो हमारा मैनिफेस्टो चौहान साहब, उसके बाद 10 साल तक तो जो आपने किया हम जो उसका हिसाब मांगते हैं। आप बिना हिसाब दिए जा नहीं सकते, आप सरकार जाने वाली है, लेकिन साहब जा नहीं सकते। अब अगर कंवरपाल जी को चाहूंगा क्या बात करती है, बात बढ़ती जाएगी। लाइट नहीं है, आप तो एसी में बैठो, मैं बिना लाइट के बैठा हूं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का कि आज हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े। भाजपा जिसकी प्रदेश में सरकार है और कांग्रेस जो कि अभी मुद्दे बना रही है सत्ता में आने के लिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दोनों मेहमानों का। फिर हाजिर रहेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए एजेंडे के साथ। धन्यवाद।